तो मेरा ये कंप्यूटर मॉडल असल में मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स के बीच एक कंपटीशन सिमुलेट करता है। अगर इसमें आपको ब्लू नजर आता है तो उसका मतलब है कि उस जगह पर मॉर्टल हैं, और लाल का मतलब है कि वहाँ इमॉर्टल रहते हैं। वो पहले तो पूरी जगह को भर लेते हैं, फिर वहाँ मौजूद लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। एंड्रे के सिमुलेशन को समझने के लिए आप ये सोचिए कि दो बिल्कुल अलग सॉकर टीम्स के बीच आमने सामने का मुकाबला है। इमॉर्टल प्लेयर्स लाल जर्सी में हैं और वो वक्त के साथ नहीं थकेंगे, जबकि ब्लू जर्सी वाले आखिर में पूरी तरह से थक जाएंगे। इन दोनों के इस मुकाबले का ये खेल तो कई जनरेशंस तक चलने वाला है, और एंड्रे को उम्मीद है कि उन्हें ये अंदाजा मिल जाएगा कि इमॉर्टलिटी को इससे कितना एडवांटेज मिलता है। मैं जब भी ये सिमुलेशन चलाता हूँ मुझे एक जैसे ही नतीजे मिलते हैं। नहीं मरने की बात से काफी फायदा मिलता है और इमॉर्टल्स बार बार जीत जाते हैं। सॉकर की तरह हमारी जिंदगी भी एक संघर्ष है। अगर हम अच्छी तरह से कॉम्पीट करते हैं तो गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर एंड्रे के इस सिमुलेशन में असली जिंदगी से जुड़ा एक और फैक्टर है, एनवायरमेंटल चेंज। असली दुनिया की तरह एंड्रे के वर्चुअल प्लेयर्स भी लगातार बदलते हालात का सामना करते हैं, जैसे कि नई बीमारियां, प्रेडेटर्स और क्लाइमेट चेंज। इमॉर्टल्स को इनके बीच स्ट्रगल करना पड़ता है, मगर सारे मॉर्टल्स भी इसे पूरा नहीं कर पाते। मगर उनकी मौत के बाद उनकी जगह पर नए और ज्यादा तगड़े खिलाड़ी आ जाते हैं। किसी भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस में अगर हम म्यूटेट और अडेप्ट कर रहे हैं तो हमारी नई जनरेशन्स भी पहले वाली से थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि वो सर्वाइव कर गए थे। चूंकि मॉर्टल्स अब इवॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एक फायदा ये मिलता है कि वो फील्ड पर वापस जा सकते हैं। एवोल्यूशन में हर नई जनरेशन के पास कुछ ऐसी नई ट्रिक्स होती हैं जो पिछले के पास नहीं थी, और वो जितनी तेजी से फील्ड पर उनका इस्तेमाल करते हैं उतनी तेजी से उनकी प्रजाति भी इंप्रूव करती है, और कई जनरेशंस के बाद इसका इम्पैक्ट बड़ा जबरदस्त होता है। पहले तो दोनों में से किसी भी साइड को कोई एडवांटेज नहीं मिलता, लेकिन फिर धीरे धीरे ब्लू मॉर्टल जीतने लगते हैं, और उसके बाद वो इमॉर्टल्स की रेड टीम को खत्म भी कर देते हैं। आखिर में मॉर्टल पॉपुलेशन जीत जाती है, क्योंकि इमॉर्टल्स अडेप्ट नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उम्र एक बायोलॉजिकल गोल है। एंड्रे मानते हैं कि बदलती दुनिया के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए हमारी हर नई जनरेशन को नए अडेप्टेशन करने होंगे, और हमें भी उन्हें जगह देनी होगी, जिसके लिए हमारा मरना जरूरी है। मॉर्टल एक दिन इमॉर्टल्स को खत्म कर सकते हैं, ये बात मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान निकली, मगर इवोल्यूशनरी नजरिए से हर प्रजाति के लिए मरना जरूरी है। मगर मेरे पर्सनल नजरिए से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हमने खुद को अमर बनाना सीख लिया तो भी एक दिन मॉर्टल्स हमें खत्म कर देंगे, और उनका इवोल्यूशन हमें नए स्किल सिखाएगा। मगर एंड्रे मानते हैं कि अगर हम अपनी जीन्स को एडिट कर लें तो अपने नए अडेप्टेशंस बना सकते हैं। जब हम बात करते हैं अपने तौर तरीकों को बदलने की और हम खुद फैसले भी लेते हैं, तो उसका इवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं होता है, और जब उस काम के लिए इवोल्यूशन की जरूरत नहीं होती तब उम्र का एडवांटेज वैसे ही खत्म हो जाता है। दरअसल सच ये है कि हमारा वजूद ही एवोल्यूशन की देन है। हालांकि हमने इसे इस तरह से बनाया है कि एक दिन हम खत्म हो जाएं। लेकिन अगर हम नेचुरल इवोल्यूशन से बचकर निकल जाएं तो क्या होगा? उन जीन्स को मैनिपुलेट कर लें जिनकी वजह से मौत होती है, तो फिर क्या उसके बाद हम जिंदा रह पाएंगे और क्या अमर हो जाएंगे? सच कहा जाए तो हर जिंदा सेल के कोर में एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, डीएनए, और यही जेनेटिक कोड हमारी जिंदगी का सोर्स है। लेकिन डीएनए ही हमारी मौत की भी वजह है। उम्र बढ़ने पर हमारा डीएनए कोड भी काफी उलझ सा जाता है, और फिर यह हमें जिंदा रखने के लायक नहीं रखता। और अगर हम उन गलतियों को दूर कर लें तो शायद हम मौत के साए से भी बाहर निकल सकते हैं। प्रोफेसर जेनिफर डाउडना ये मानती हैं कि अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां डीएनए की उन खामियों को दूर करके
हम खुद को बीमारियों और उम्र के असर से बचा सकते हैं। साइंस के लिए पिछले 10 साल बड़े ही कमाल के रहे हैं, क्योंकि हमने न सिर्फ ह्यूमन जीनोम को बल्कि कई ह्यूमन जीनोम्स को सीक्वेंस करना सीख लिया है, और अब हम आने वाले दिनों में उस इंफॉर्मेशन को फिर से लिख सकते हैं। पिछले कुछ सालों में जेनिफर ने एक बड़ी ही कमाल की डीएनए एडिटिंग टेक्निक डेवलप कर ली है, और उसकी बदौलत अब हम अपनी जीन्स को मॉडिफाई करने के सपने को प्रैक्टिकल रियलिटी बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम इस लायक हो चुके हैं कि इंसान में मौजूद 300 करोड़ से ज्यादा लेटर्स में से किसी एक लेटर के लेवल पर भी अपने डीएनए में चेंजेस ला सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम इस तरह की प्रिसिजन जीनोम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। पहले तो डीएनए एडिटिंग एक तरह से हिट या मिस का मामला था। आप सोचिए कि आप देखे बिना किसी चश्मे को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी ऐसे टूल से जो उस काम के लिए बहुत बड़े हैं। हम इंसान की जीन्स को उस तरह से एडिट नहीं कर सकते, मगर जेनिफर और उनके कोलैबोरेटर इमैनुअल चारपेंटियर ने एक नया और कहीं बेहतर टूल बना लिया है, जिससे डीएनए सर्जरी न सिर्फ मुमकिन हो सकी है बल्कि आसान भी हो गई है। उसका नाम है क्रिस्पर, और उसने इंसान को ईश्वर जैसी शक्ति दे दी है। कई दूसरे साइंटिफिक वंडर्स की तरह क्रिस्पर को भी कुदरत ने ही बनाया है, बैक्टीरिया के अंदर। हमने अपना प्रोजेक्ट ये पता लगाने के लिए शुरू किया था कि बैक्टीरिया किस तरह से वायरल इन्फेक्शन का सामना करते हैं, मगर हमने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर इन प्रोसेसेस में शामिल मॉलिक्यूल्स को एक टेक्नोलॉजी की तरह हार्नेस किया जा सकता है, और उससे सेल्स के अंदर डीएनए को फिर से लिखा जा सकता है। आप एक बैक्टीरियम के डीएनए को एक घर मान सकते हैं, और वायरल डीएनए को उस घर में घुसपैठ करने वाला चोर। जेनिफर और इमैनुअल ने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर एक बिल्ट इन सर्वेलेंस सिस्टम होता है। वो पहले हमले को नहीं रोक पाते हैं, लेकिन क्रिस्पर नाम का एक सिस्टम उस वायरल डीएनए का एक प्रिसाइज स्नैपशॉट ले लेता है, वैसे ही जैसे हमारे घर का सिक्योरिटी कैमरा किसी चोर की फोटो लेता है। एक असली बैक्टीरियल सेल में क्रिस्पर सीक्वेंस वो साधन है जिससे सेल बाहर से आने वाले हमलावर डीएनए की इमेजेस रिकॉर्ड करती है और उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेती है, ताकि बाद में उस हमलावर से सेल की हिफाजत कर सके। जब वही घुसपैठिया दूसरी बार आता है, तब बैक्टीरियल सेल उसे अपने पास मौजूद सर्वेलेंस इमेज की मदद से पहचान लेती है, पुलिस बुला लेती है। बैक्टीरियल सेल के अंदर पुलिस का काम करता है एंजाइम Cas9, और जैसे ही सर्वेलेंस कैमरा से उसे फोटो मिलती है, उसे आने वाले घुसपैठिए का पता लग जाता है, और फिर क्रिस्पर सिस्टम फौरन एंजाइम Cas9 को उस बाहरी डीएनए को ढूंढकर खत्म करने भेज देता है। Cas9 मॉलिक्यूल कैंची की तरह काम करते हैं, और क्रिस्पर उन्हें बड़ी सावधानी से उसी जगह पर भेजता है जहां वायरस का डीएनए होता है। वो डीएनए को उसी जगह पर काट देता है, जिससे वो वायरस आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। इस तरह से बैक्टीरियम के लिए खतरा खत्म हो जाता है। मगर जेनिफर को लगा कि इस साधारण प्रक्रिया को जीन एडिटिंग के एक पिन पॉइंट मेथड के तौर पर अडेप्ट कर सकती है। ये डीएनए के आखिरी अक्षर तक सही है, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी एक कीबोर्ड शॉर्टकट जितना सिंपल बन जाता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के कट एंड पेस्ट फंक्शन जैसी ही है। अब मान लीजिए कि आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी लिख रहे हैं और कोट करते हैं, उन्होंने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्च्यू। मगर तभी आपको अपनी गलती का एहसास होता है। आइंस्टाइन ने असल में कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से मैं वर्च्यू को नॉलेज में बदल सकती हूँ, और तब ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा। इस जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी से हमें न सिर्फ उन जेनेटिक म्यूटेशंस का पता लगाने में मदद मिलेगी जिनसे बीमारी होती है, बल्कि हम उन म्यूटेशंस को दुरुस्त भी कर सकेंगे। अगर हम अपने डीएनए की कमियों को ठीक करने लगेंगे तो जाहिर है हमारी उम्र भी बढ़ जाएगी और हम मौत के साए से बाहर निकल जाएंगे। हम क्रिस्पर के इस्तेमाल से सिस्टिक फाइब्रोसिस
और सिकल सेल एनीमिया जैसी हेरिडेटरी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। बेहतर इंसान बन सकते हैं। जब हड्डियां मजबूत होंगी तब अल्जाइमर्स का खतरा कम हो जाएगा और हमारे अंदर कैंसर से लड़ने का रेजिस्टेंस होगा। मगर इसका एक डार्क साइड भी है। क्या इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक सुपर रेस के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड एम्ब्रियोज भी बनाए जा सकते हैं? क्या ऐसे डिजाइनर बच्चे हो सकते हैं जिनके पास इनहैंस्ड इंटेलिजेंस, ब्यूटी और स्ट्रेंथ हो? मुझे भी कुछ समय के बाद इस बात का एहसास हुआ और मैं अपने एक सपने से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई। मैंने देखा कि एक अंधेरे कमरे में कोई मुझसे पूछ रहा है कि ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, और फिर जब वो मेरी तरफ पलटा तो मैंने देखा कि वो हिटलर का प्रोफाइल है। मैं आज भी जब उस सपने को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को हर हाल में गलत हाथों में जाने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है।